नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को पूरा किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडुजार प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर्स अभिजीत जी और रोहित जी को। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं अभिजीत जी और रोहित जी से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारी स्टूडियो में। धन्यवाद। तो रोहित जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि एडुजार का क्या कंसेप्ट है और आपने ये कब शुरू किया? एडुजार बेसिकली कोडिंग एंड रोबोटिक्स पढ़ाने की एक कंपनी है जो कि बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस वगैरह पढ़ाती है। अब ये कोडिंग और रोबोटिक्स की जब बात आती है तो ये पढ़ाना ज़रूरी क्यों है? ये बेसिकली शिक्षा के दो नए क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चों को कोडिंग रोबोटिक्स दी जाती है पढ़ाई। इससे लोग कंप्यूटर साइंस की बेसिक नॉलेज, इंजीनियरिंग की नॉलेज और बहुत सारे लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन की नॉलेज बचपन से ही, छोटे उम्र से ही वो सीखते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनको एक समझ आता है कि किस फील्ड में उसको जाना है। ये कोडिंग रोबोटिक्स पढ़ने से बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होती है, समस्याओं का समाधान कैसे करें किसी चीज़ को वो अच्छी होती है, क्रिएटिविटी उसमें डेवलप होती है। तो ये चीज़ अगर हम क्लास 3-4 फॉरवर्ड्स हम लोग उसको करवाते हैं तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है। साथ ही गवर्नमेंट की पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि क्लास 6 से 6ठी क्लास के बच्चों को कोडिंग रोबोटिक्स की पढ़ाई साथ साथ डेटा साइंस की पढ़ाई करवानी चाहिए। और वो उसका सिलेबस अभी तक डेवलप हुआ नहीं है, बट ये जैसे ही ये NEP आया हमारी कंपनी इस बेस पे काम कर रही है। मतलब NEP 2020 आने के साथ जैसे ही ये रिक्वायरमेंट स्कूल एजुकेशन में लाने की बात करी गई, वैसे ही आपको ये गैप मिला कि इसकी ज़रूरत है और आपने इस कंसेप्ट को लाया। राइट। अभिजीत जी, अगर हम आपसे जाने तो हमने जाना है कि आप जॉब कर रहे थे, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे जी। तो अचानक से इसके बाद कब आपकी माइंड में ऐसा आया कि सोसाइटी में ऐसा कुछ गैप है जिसको फिल करने के लिए स्टार्टअप आपके लाने की ज़रूरत है? कब आपके माइंड में ऐसा आया आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ UPSC? ओके, मैं 2016 में सबसे पहले अपनी स्टार्टअप जर्नी को मैंने स्टार्ट किया एज विद द नेम ऑफ ई ज्ञान सागर, दैट वाज आवर फर्स्ट नेम। तो हमने जब स्टार्ट किया था उससे पहले मैं जब UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एक चीज़ फेस किया, क्योंकि मैं UPSC की प्रिपरेशन भी कर रहा था साथ में जॉब भी कर रहा था। तो अगर मैं अच्छे से अच्छे टीचर्स के साथ रांची में रहकर कनेक्ट करना चाहता हूँ, झारखंड में रहकर कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उस वक्त हमें बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ रहे थे। 2-वे इंटरेक्शन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। देन आफ्टर बेस्ट ऑफ द टीचर्स के कंप्लीट कोर्सेज प्रॉपर तरीके से कंपाइल करके अवेलेबल नहीं थे। तो फाइनली जब 2016 में मैंने डिसीजन लिया कि नाउ इट्स ओवर, आई हैव टू फोकस ऑन माई जॉब राइट नाउ विथ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब मैंने ये डिसीजन लिया कि now I'll have to do somewhat different work। उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि चूँकि नरेंद्र मोदी जी का ये विज़न भी था कि रोजगार देने वाले बने हमारे युवा वर्ग, तो मैंने बिल्कुल तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि विल हैव टू गो फॉर द स्टार्टअप। और मेरा जो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया था उसका सॉल्यूशन ही मेरा एक स्टार्टअप बना। और 2016 में मैंने स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस क्रिएट हुआ। विद इन 1 ईयर हमने मोर देन 500-1000 स्टूडेंट कवर किया। तो ये प्रूवन हो गया कि विद इन 1 ईयर दैट ये जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। रोहित जी, अगर हम आपसे जानना चाहें कि 2021 तक आपने 3000 प्लस स्टूडेंट्स को अपनी स्टार्टअप में एनरोल कराया था। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से और फॉरेन कंट्रीज से भी आपके स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स आ रहे थे। तो अच्छे खासे आप एक टीचिंग और एजुकेशन बेस्ड प्रोफेशन की तरफ आप बढ़ रहे थे। अचानक से ये कोडिंग का कंसेप्ट क्यों आपने लाने के लिए सोचा और क्या ये एक टर्निंग पॉइंट रहा आपकी स्टार्टअप जर्नी में? जी हाँ, बेसिकली अभी भी हमारे एडुजार प्राइवेट लिमिटेड से मोर देन 5000 बच्चे जुड़े हुए हैं। जब अभिजीत जी का ई ज्ञान सागर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो कि इंस्टीट्यूट्स को ऑनलाइन करने का काम करती थी, जहाँ 2-वे इंटरेक्शन फैसिलिटी मिलता था बच्चों को, तो वहाँ तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल ही रहा था। साथ ही साथ टर्निंग पॉइंट कब आया, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। जब NEP 2020 आया
तो हमें लगा कि सुदूर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे कंप्यूटर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कोडिंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस किस तरह डेवलप किया जाए, किस तरह बच्चों को सिखाया जाए। तब हमें लगा कि ना केवल शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका काम करने की ज़रूरत है। तब हमने वैसे स्कूल्स को टारगेट किया, बिकॉज 1-to-1 एक लिमिट होता है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। तो मैंने स्कूल को हम लोगों ने टारगेट करना शुरू किया। एक साथ स्कूल्स में हमको 1000-1500 बच्चे मिल जाते थे। तो वहाँ पे हमने लैब सेटअप किया सबसे पहले। इवन CSR फंड से कुछ हमें कंप्यूटर्स मिले। उस कंप्यूटर्स को लेके उस ग्रामीण इलाकों के स्कूल्स में पूरा लैब सेटअप, इंटरनेट फैसिलिटी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद से वहाँ पे कोडिंग और रोबोटिक्स की पढ़ाई चालू हुई। तो ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए। स्टार्टअप के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था जिसको काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन मिलने लगा। राइट। अभिजीत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इनिशियली कंसेप्ट तो आपका था स्टार्टअप का, ये शुरू किया हुआ, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि स्टार्टअप के लिए आपको एक को फाउंडर की ज़रूरत है? अगर हम बात करें रोहित जी की, तो आपको रोहित जी की ज़रूरत क्यों और कब महसूस हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी स्टार्टअप के लिए, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे डिफरेंट सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेले ही हम चला लेंगे, को फाउंडर्स की क्या ज़रूरत है? नहीं, ये एक लिमिट तक अकेले आप जा सकते हैं, लेकिन उस लिमिट के आगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग 4 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैंडेड ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट प्लेसेस पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ये टफ टास्क हो जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कोई भी कंपनी जो चलती है उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, मैनेजमेंट, देन आफ्टर ट्रेनिंग, डिफरेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आपके को फाउंडर्स स्किल्ड होते हैं, आपके टीम मेंबर्स जो डेडिकेटेड आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो प्रॉपरली उसमें बेस्ट ऑफ द स्किल रखते हैं, तो आपको एक्सीड आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ों में आपको हेल्प भी मिलता है। बिल्कुल। रोहित जी, आपके स्टार्टअप का नाम है एडुजार प्राइवेट लिमिटेड। ये एजुकेशन के जार जैसा कुछ साउंड हो रहा है हमें, तो क्या ऐसा माइंड में आया कि आपने अपने स्टार्टअप का नाम एडुजार प्राइवेट लिमिटेड रखा? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा है। बेसिकली एडुजार का नाम, एडुजार, जार मीन्स इज़ अ समथिंग लाइक बॉटल, जो खाली बॉटल है, जहाँ पे हम बहुत सारे एक इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ब्रेन्स उसमें लगे हुए हैं। और हमारा जब एक वेंचर स्टार्ट होता है तो हमें डाइवर्सिफाइड होना पड़ता है, और वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक ऐसा नाम चाहिए होता है जिसमें आप सब चीज़ काम कर सकते। जैसे हमने सोशल कॉज के लिए बताया, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट मेकिंग भी हो रही है उसमें, तो बहुत डिफरेंट वेंचर्स हैं। तो एक ऐसा नाम चाहिए था जो कि कॉमन लगे, आइडेंटिफिएबल ना हो। तो हमने एडुजार नाम रखा, ताकि उस जार में वो स्कूल के प्रिंसिपल्स भी आ जाए, वो बच्चे भी आ जाए, वो बहुत सारा क्रिएटिव ब्रेन्स भी आ जाए। तो इस तरह एडुजार का फिर न्यू पड़ा, और इससे फिर हम लोग आगे बढ़े। किसी भी स्टार्टअप को इनिशियली चलाने में या इनिशियली स्टार्ट करने में चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं। तो हम अभिजीत जी से जानना चाहेंगे कि अभिजीत जी, जब आपने इनिशियल फेज़ में स्टार्टअप को खड़ा करने का सोचा था, तो क्या आपने कुछ ऐसी चैलेंजेस फेस करी थी जो आप साझा करना चाहें? ऑफ कोर्स, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करने में जो सबसे बेसिक चैलेंज होता है, स्टार्टअप का मतलब ही होता है दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवॉट न्यू कॉन्सेप्ट इन द सोसाइटी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, आप अगर किसी नए कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग जो प्राइमरी प्रिपरेशन होता है, इट मीन्स दैट प्रोडक्ट शुड बी मार्केट रेडी। उसमें जो चीज़ें आप दे रही हैं वो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, उसकी क्वालिटी को एक्सेप्ट करे, उसे क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये सबसे बेसिक चैलेंजेस होता है। तो ये तो प्राइमरी चैलेंज होता है। उसके साथ साथ जो हमारा सेकंड चैलेंज होता है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, कोई भी स्टार्टअप है वो कंसेप्ट बेस्ड होता है, वैसे कंसेप्ट पे बेस होता है जो कि अभी सोसाइटी में चलन में या प्रेवलेंट नहीं है। बिल्कुल। तो वैसे कंसेप्ट को सोसाइटी में एक्सेप्ट कराना, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो आपने अपने कंसेप्ट को सोसाइटी में चलन में लाया, एक्सेप्ट कराया, इसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस करी या अभी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं?
हम लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किया, एक्चुअली मैंने ये चैलेंजेस 2 बार फेस किया है। फर्स्ट बार जब हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, उस वक्त जब हम लोग कस्टमर या फिर हमारे क्लाइंट से मिलते थे, उन्हें कहते थे दैट कि ये आपको ऑनलाइन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, नियर फ्यूचर में आएगी, तो वो समझते थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। दे वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, लेकिन कंसेप्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और बट वी आर 100% फोकस्ड कि हाँ ये आएगा ही, ये रिक्वायरमेंट है। आप श्योर थे कि ये प्रॉब्लम आने वाली ही है, ये गैप है ही है। गैप है। लगभग हमने 6 महीने विदाउट एनी क्लाइंट ऑन आवर ओन सर्वाइवल हमने अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट किया। देन आफ्टर वी गेट द ब्रेक थ्रू आफ्टर 6 मंथ। और सेकंड जो चैलेंजेस हमारे पास आए कोडिंग रोबोटिक्स को लेकर, जब हमने NEP आ गया, सरकार ने ये कह दिया कि NEP की सारे गाइडलाइंस को सारे स्कूल्स को फॉलो करना है। देन ऑल्सो बहुत सारे स्कूल्स उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि ऑलरेडी बहुत सारा कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हो रहे हैं। उसके बाद ये कोडिंग रोबोटिक्स से AI इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने पर स्टूडेंट्स में थोड़ा बर्डन बढ़ेगा। इन चीज़ों को टीचर्स और स्कूल अथॉरिटीज़ कह रही थी, लेकिन हमने जब उसके फ़ायदे को बताया कि उनके स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा और उन्हें प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके दिखाया ऑन आवर ओन कॉस्ट, और हमने जो उनको ये फ़ायदा क्या उनके लिए बेनिफिशियल है, क्या उनके लिए इसका फ्यूचर इम्पैक्ट है, ये जब उन्हें समझाया तब एक्चुअली एक्सेप्टेंस क्रिएट हुआ स्टूडेंट्स में। रोहित जी, किसी भी स्टार्टअप को ग्रो कराने के लिए इन्वेस्टमेंट या फंडिंग की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स को डेवलप कराने के लिए। क्या किसी ऐसी स्कीम का आपको अभी तक लाभ मिल पाया है? अगर मिल पाया है तो उन स्कीम्स के बारे में बताएं, और अगर नहीं मिल पाया है तो क्या वजह थी कि नहीं मिल पाया, ये भी हमें बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी स्टार्टअप को, मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हूँ, तो मुझे पता है कि स्टार्टअप स्कीम्स का बेनिफिट्स किस तरह गवर्नमेंट दे रही है, और मेरे थ्रू भी मोर देन 100 स्टार्टअप्स को बेनिफिट्स मिला है। तो हमारा जो एडुजार प्राइवेट लिमिटेड था, पहला 1 साल पूरा रिसर्च फेज में था। ओके। सेकेंड ईयर रिसर्च फेज में किस चीज़ को लेकर? रिसर्च फेज में सिलेबस डेवलप करना, बच्चों के हिसाब से कोर्स करिकुलम बनाना, जो कि स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल नहीं होते हैं। अभी तक अवेलेबल नहीं है कि बच्चों को कोडिंग, AI, डेटा साइंस पे क्या पढ़ाना। एक सीनियर लेवल पे तो है बट जूनियर लेवल पे नहीं है। तो 1 साल लगा उसको सॉफ्टवेयर में फिर कन्वर्ट करने के लिए। ये जब टाइम गैप लगा तब एक गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में हम लोग को तो पता ही था, बट हम लोग कुछ जैसे DIPP हमने सबसे पहले लिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन बोर्ड से हम लोग ने DIPP सर्टिफिकेट लिया। इसके साथ साथ MSME है हमारे पास। साथ ही साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स पे हम लोग को अट्रैक्ट हो रहे थे। अभी हमें रेवेन्यू मॉडल अभी खड़ा किया है, तो अब जाके हम लोग इस पे जाएंगे कि गवर्नमेंट के स्कीम्स को अवेल कर सके। बिकॉज एक इनिशियल फेज होता है, हमें भी कॉन्फिडेंस उस समय उतना नहीं होता है कि हाँ हम अगर फंडिंग ले रहे हैं गवर्नमेंट से तो हम अच्छा करके दिखाएं। तो एक फेज आता है, इस फेज पे अब हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि अब गवर्नमेंट के स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। रोहित जी, एजुकेशन कंपनीज मार्केट में बहुत सारी हैं जो बच्चों को अलग अलग एजुकेशन और स्किल्स से पारंगत बना रही हैं। तो एडुजार प्राइवेट लिमिटेड इसमें ऐसा क्या खास कर रहा है जो इसे बाकी एजुकेशन कंपनी से अलग बना रहा है? बेसिकली आप ऐसे समझे कि अगर कोई स्कूल है, आप स्कूल को टेक इनेबल्ड कर रहे हैं, वहाँ पे उसका कंप्यूटर लैब सेटअप कर रहे हैं, इवन अपना सॉफ्टवेयर, अपना करिकुलम दे के बच्चों को कोडिंग रोबोटिक्स की शिक्षा दे रहे हैं। तो बेसिकली स्कूल को स्मार्ट बना रहे हैं। जो कि बाकी कंपनियां 1-to-1 पढ़ा रही हैं बच्चों को, जो कि कोडिंग रोबोटिक्स ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास के मोड में पढ़ा रही है। हमारी कंपनियां स्कूल को टेक इनेबल्ड कर रही है, उसको उसके लैब्स को इस तरह डेवलप कर रही है ताकि बच्चे वहाँ रोबोटिक्स भी सीख सकें, कोडिंग भी सीख सके। कोडिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्लास 6 तक ब्लॉक बेस्ड होता है, उसके बाद लैंग्वेज पेपर्स होते हैं जावा, पाइथन एंड ऑल। तो उस तरह तो ये एक पूरा डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल हमने क्रिएट किया है वहाँ पे, कि केवल 1-to-1 क्लासेज ना देके हम स्कूल पे फोकस्ड किए कि स्कूल को कैसे टेक इनेबल्ड बनाया जाए। ओके। अभिजीत जी, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बात करी कि कोई भी स्टार्टअप अपने कंसेप्ट को सोसाइटी में एक्सेप्ट कराने को लेकर एक चैलेंज फेस करता है, तो
आपका स्टार्टअप जब आपने सोसाइटी में इसका कंसेप्ट एक्सेप्ट करा लिया, तो आपके स्टार्टअप का कंसेप्ट सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के बाद आपने स्कूल्स में, बच्चों में, एजुकेशनल फील्ड्स में क्या इम्पैक्ट देखा, इसके बारे में आप हमें बताइए। हमने जब कोडिंग रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट को स्कूल्स में एक्सेप्ट कराया, तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था वो ये कि बच्चे मोबाइल फ़ोन में जो हर वक्त बिज़ी रह रहे थे, हमने उन्हें इस तरीके से मोटिवेट किया कि आप जो गेम्स दिन भर खेलते रहते हो, जिसमें आप टाइम स्पेंड करते हो, वो गेम्स आप खुद बना सकते हो। सो हमने एक स्लोगन दिया दैट यूज़र कैन बी डेवलपर। इट मीन्स कि आप दिन भर जो मोबाइल में गेम खेल रहे हो, अगर उसे थोड़ी सी स्किल अपनी डेवलप करते हो तो आप डेवलपर बन सकते हो। आपके बनाए हुए गेम्स दूसरे लोग खेलेंगे, आपके बनाए हुए प्रोग्राम्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग बच्चे, आपके फ्रेंड सर्कल यूज़ करेंगे, तो आपका एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो पाएगा। सो इससे उनके गार्जियन, स्कूल अथॉरिटीज़ भी बहुत इसे पॉजिटिव तरीके से लेने लगे कि हाँ, हमारे बच्चे जो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे, नाउ दे आर एक्चुअली यूजिंग देयर टाइम। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ कहा जाता है कि गैजेट बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, तो गैजेट का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है बच्चों के लिए, ये एक्चुअली हमने उन्हें बताया और उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना सिखाया कि हाँ, ये अगर आप गैजेट को गलत तरीके से यूज़ करोगे देन दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू, लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से उसे यूज़ करो, प्रॉपर स्किल डेवलप करके यूज़ करो, देन इट कैन चेंज योर लाइफ। तो ये चेंजेस हमने देखा। झारखंड इनोवेशन सेंटर, या अभी जिसका नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब की ओर से सबसे पहले 107 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से सबसे पहला स्टार्टअप आप ही का था जी। तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं और इसके पीछे की आपकी जर्नी कैसी रही, ये आप हमें बताएं। झारखंड स्टार्टअप का जो फॉर्मेशन था वो 2016 में ही हुआ था। 16 में स्टार्ट हुआ था और हमने अपने स्टार्टअप का जो रजिस्ट्रेशन था वो 2016 में, अपनी कंपनी का बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन 2016 में किया था। उसी वक्त हमें मालूम चला कि हाँ, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। उसी वक्त से मैं झारखंड गवर्नमेंट के IT डिपार्टमेंट से कनेक्टेड था और डे टू डे उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, मैं फॉलो करता रहता था। और जैसे जैसे उन्होंने डिमांड किया कि हाँ, अपने प्रेजेंटेशन को दीजिए, वहाँ ऐसी भी मीटिंग होती थी जिसमें आपको अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट करना होता था, आपके कॉन्सेप्ट को बताना होता था, ये सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, रिवेन्यू मॉडल क्या होगा, वो सारा कुछ हमने प्रेजेंट किया। लगभग 20 लोगों का SEB बोर्ड था जिसमें हमने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया और 20 लोगों के बोर्ड ने हमें अप्रूव किया। देन आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने हमें रिकॉग्निशन दिया एंड वी वेर सो ग्लैड कि जो फर्स्ट SEB बोर्ड की मीटिंग थी उसमें सबसे फर्स्ट रिकॉग्निशन हमारी कंपनी को ही मिला था। रोहित जी, आपकी स्टार्टअप दिल्ली DIPP से रजिस्टर्ड है, तो DIPP है क्या और इसके क्या बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं और आप इसे कैसे अवेल कर पाएं, इसके बारे में आप हमें बताएं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड प्रमोशन करके कुछ है, इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, हर एक स्टार्टअप को DIPP रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। इस DIPP के तहत आप बहुत सारे स्कीम्स के बेनिफिट उठा सकते हैं। लाइक अगर आपका कोई ट्रेडमार्क है तो गवर्नमेंट उस पर 50% की रिबेट देती है। अगर आपने पेटेंट है, आपका कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट है, आपको पेटेंट करवाना है, तो गवर्नमेंट उस पर 80% का कॉस्ट माफ़ करती है। सिमिलरली अगर आप रेवेन्यू में आ गए हैं तो आप जब से कंपनी बनी है उसमें 3 साल, किसी भी 3 साल लगातार आप टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं। आपको उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। साथ ही साथ कुछ लेबर लॉ, जो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज्ड है तो कुछ लेबर लॉ के कंप्लायंसेस होते हैं जो कि पेपरलेस और ऑनलाइन मोड में सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ आप कर सकते हैं। मतलब उसमें आपको डिपार्टमेंट दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आपको इंस्पेक्शन फ्री मिलेगा, मतलब इंस्पेक्शन आपका फैक्ट्री का होगा ही नहीं बेसिकली। तो इस तरह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं DIPP का। तो जब हमने अप्लाई किया DIPP रजिस्ट्रेशन, हमारा 2020 का है, अभी तक आई थिंक झारखंड में टोटल 7000 DIPP रजिस्टर्ड है। बट वो स्टार्टअप के कैटेगरी में
गवर्नमेंट बस कॉन्सेप्ट बेस्ड उसको DIPP रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड पे ही DIPP मिलता है। बट टैक्स एग्जम्पशन के लिए आपको इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके आपको 3 साल का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अभी हमारा रेवेन्यू फेज स्टार्ट हुआ है, तो अगर हमें लगता है कि हाँ मुझे ये टैक्स बेनिफिट लेना चाहिए, तो फिर DIPP में हम टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभिजीत जी, आपने अपने एक प्रोजेक्ट के तहत ड्रीम 1000 प्रोजेक्ट के तहत आपने 1000 इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जी, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर झारखंड, ऑल ओवर झारखंड में जी। तो आपको क्यों लगा कि ये एक सोशल कॉज ज़रूरी है, और इसके पीछे की आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी, और इसे आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाए, इसके बारे में आप हमें बताएं। 2018 में हमने ये डिसीजन लिया कि चूँकि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था मार्केट से और स्टूडेंट्स इम्पैक्ट, तो हमने ये डिसीजन लिया कि झारखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग अपने सपोर्ट सेंटर स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट सेंटर का कॉन्सेप्ट ये था कि हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑल ओवर झारखंड ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है और सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं। वो उनको अगर अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल वो भी क्रैक कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास पैसे नहीं है, वो बेस्ट ऑफ द टीचर्स से गाइडलाइन नहीं ले सकते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। तब हमने डिसीजन लिया कि हम लोग अपनी कैपेसिटी पर झारखंड में जितना भी पॉसिबल हो सके फाइनेंशियली एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है झारखंड के चीफ सेक्रेटरी ने ही हमारी कंपनी के साथ किया था, और इसके साथ साथ हमने झारखंड में 4-5 डिस्ट्रिक्ट में अपने सपोर्ट सेंटर स्टैब्लिश किए, और वहाँ पर रांची के बेस्ट ऑफ द टीचर्स के क्लासेस वहाँ प्रोवाइड करने की बहुत अच्छे से कोशिश की, और उन्हें सपोर्ट भी किया, और बच्चों इससे काफ़ी बेनिफिशियल भी हो पाए। जो बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हाँ वो रांची के बड़े बड़े टीचर्स जिनका फीस 1 लाख 2 लाख रुपए है, उनसे अपने घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, उन तक हमने सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की। रोहित जी, हमने ये जाना है कि रोटरी क्लब के द्वारा 6-7 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया था आइडेंटिफाई करके, उसमें से एक स्टार्टअप आपका भी था, तो ये कैसे हो पाया था, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। रोटरी क्लब हमेशा से ही इनकरेजमेंट देते आई है स्टार्टअप्स को। उसमें हमारे इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स भी हैं। तो इसी बीच वो उनका एक दौर था जब वो 6-7 स्टार्टअप को अप्रिशिएट करने के लिए वो सर्च में थे। एक टीम बना जिससे कि वो ढूंढ पाए कि झारखंड में सबसे अच्छा हर एक फील्ड में, अलग अलग फील्ड में कौन काम कर रहे हैं। तो उसमें एडुकेशन के फील्ड में एडुजार था, उसी तरह एग्री के फील्ड में कुछ लोग थे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थे। तो ये 6-7 लोगों को अवार्ड देकर उनको अप्रिशिएट करने का काम किया गया था रोटरी क्लब के द्वारा। तो उसमें वन ऑफ द स्टार्टअप हम लोग भी थे। रोहित जी, इतने कम समय में आपने 3 से 4 राज्यों में अपने स्टार्टअप का बेस क्रिएट कर लिया है, ये कैसे हो पाया, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। बेसिकली जब हमने शुरू किया था तो वो बेसिकली रांची बेस्ड ही था। धीरे धीरे एक्सपेंसन हमेशा ही स्टार्टअप के लिए ज़रूरी होता है, एक एरिया से आपको दूसरे एरिया में मूव करना होता है। फिर हमने बिहार मूव किया, वहाँ पे सबसे पहले मुजफ्फरपुर के 3 स्कूल को हमने टेक इनेबल्ड किया, वहाँ पे कोडिंग रोबोटिक्स की क्लासेस शुरू करवाई, उसके साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़ा उसको। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कुछ NGOs के साथ हमने काम करना शुरू किया, जहाँ पे आदिवासी समाज के बच्चों को हमने कंप्यूटर का कोर्स कराया, बेसिक सिंपल कंप्यूटर, बिकॉज वो कोडिंग तक तो नहीं पहुंच पाई, बेसिकली वो कंप्यूटर का कोर्स करके वो जॉब ओरिएंटेड बन सके। साथ ही साथ पुणे में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वहाँ से कोडिंग का क्लास मतलब ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं, कुछ स्कूल वहाँ पे कन्वर्ट हुआ। साथ ही साथ इवन दो हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया और US के बच्चों को भी ट्रेंड कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ से भी अच्छा कनेक्शन है हमारा। IT का जो सपोर्ट टीम है बेसिकली फॉरेन में ही बैठा हुआ है और वहाँ से ही सारा गाइड करता है हम लोगों को। तो उन लोग के जरिए ही फिर वहाँ का मार्केट भी हम लोग टैप करने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ नियर बाई जो हमारे कंट्रीज़ हैं लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब को भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी स्टार्टअप के लिए फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट कितना मायने रखता है, और क्या आपके स्टार्टअप में कभी फैमिली या फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट रहा? 100% अभिजीत जी। 100% फैमिली एंड फ्रेंड्स के सपोर्ट के बिना चल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सो मेरे स्टार्टअप जर्नी में हर कदम में मेरे फैमिली और फ्रेंड्स मेरे साथ रहे। किस तरह से हो पाया? सभी आप कह सकते हैं
मोरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सभी तरीके से मेरे फैमिली और फ्रेंड्स हमारे शुरू से मेरे साथ जुड़े रहे। इवन फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा था, सबसे पहले एक्चुअली मैं आईटी फील्ड से था नहीं, लेकिन मैंने जो स्टार्टअप करने का डिसीजन लिया था वो आईटी फील्ड का था। ओके। तो सबसे पहले जो एक डोमेन भी बुक करना होता है वो मेरे फ्रेंड ने मेरी कंपनी का किया था। बहुत अच्छा। रोहित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल आपके स्टार्टअप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने लोग जुड़े हुए हैं बिजनेस क्लाइंट्स के रूप में या आपके एम्प्लॉयज़ के रूप में, जो आपको स्टार्टअप को ग्रो कराने में एक सपोर्ट कर रहे हैं? अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो डायरेक्टली 20 से 22 लोग और इनडायरेक्टली 30 से 40 लोग, मतलब टोटल 50-60 लोगों की हमारे पास टीम है, जो कि कंसल्टेंट के फॉर्म में, कुछ लोग एज अ सैलरी बेसिस पे हैं, कुछ हमारे ट्रेनर्स हैं जो स्कूल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कुछ इन हाउस हैं जो कि ऑफिस में बैठ के सारा सर्विसेज देते हैं। तो अगर मिला जुला के देखा जाए तो 50 से 60 लोग हमारे स्टार्टअप के साथ एज अ एम्प्लॉयमेंट वो काम कर रहे हैं, एज ए एम्प्लॉई, एज ए कंसल्टेंट, एज अ टीम वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं इन फॉर्म ऑफ बिजनेस क्लाइंट्स, उनके साथ आपका बिजनेस शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? देखिए, बिजनेस शेयरिंग मॉड्यूल का जब बात करें तो हमारे जो इन हाउस एम्प्लॉयज़ हैं वो सैलरी बेस्ड होते हैं। जो हमारे आईटी कंसल्टेंट होते हैं वो एज अ फीस चार्ज करते हैं हमसे। और तीसरा होता है हमारा जो स्कूल के साथ हमारा जो टर्म्स होता है, स्कूल के साथ जो हमारा रिलेशन होता है, तो वो टर्म टू टर्म, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। बट स्कूल को एड ऑन बेनिफिट्स बहुत सारी मिलती हैं। ये एड ऑन बेनिफिट्स में क्या है, उन्हें टाइम टू टाइम विज्ञान प्रदर्शनी हम लोग कराते हैं, उसको समर कैंप कराते हैं, उसको एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं स्कूल को, उसके वेबसाइट, उसके इंटरनेट, सारा फैसिलिटी हम देते हैं। साथ ही साथ उसको जैसे मेंटरशिप हुआ, फिनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, मोटिवेशनल क्लास हुआ, ये सारा चीज़ हम लोग स्कूल को देते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत रोहित जी, अभिजीत जी, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।